नमस्ते और इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस की उन जटिल और बेहद परेशान करने वाली घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे जिसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस कवर अप की पूरी अनाटमी को खोलते हैं। घर की दीवारें राक्षसों को रोकने के लिए काफी नहीं हैं। ये शब्द उस दर्दनाक सच्चाई को बिल्कुल सटीक तरह से दर्शाते हैं जहां एक अस्पताल, एक ऐसी जगह जहां लोग ठीक होने आते हैं, एक समर्पित मेडिकल इंटर्न के लिए सबसे भयानक सपने में बदल गया। इनकी पहचान गुप्त रखने के लिए और पूरे सम्मान के साथ हम इस चर्चा में उन्हें डॉक्टर विनीता के नाम से संबोधित करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दुखद नाइट शिफ्ट की और समझते हैं कि उस रात आखिर उस अस्पताल के कॉरिडोर्स में चल क्या रहा था। 36 घंटे। एक बार जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। डॉक्टर विनीता पिछले 36 घंटों से लगातार अपनी ड्यूटी कर रही थी। ये सीधे तौर पर अस्पतालों में डॉक्टर्स के लिए सुरक्षित आराम कक्षों की भारी कमी को उजागर करता है। मतलब लगातार काम करने के बाद थकान तो आम बात है, लेकिन आराम करने के लिए कोई सुरक्षित और साफ जगह तक ना होना, ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी है, जहां डॉक्टर्स को जमीन पर गद्दों पर सोना पड़ रहा था। उस भयानक रात का घटनाक्रम कुछ इस तरह से आगे बढ़ता है। 8 अगस्त की रात 11 बजे उन्होंने अपनी मां को आखिरी कॉल किया और बताया कि वह कितनी थक चुकी हैं। रात करीब 2 बजे उन्होंने अपने राउंड्स खत्म किए और आराम करने के लिए चौथे फ्लोर के सेमिनार रूम में चली गईं। और फिर अगली सुबह 9:30 बजे उसी सेमिनार रूम में उनका शव बरामद होता है। बीच के इन चंद घंटों में जो हुआ उसकी कल्पना करना भी दिल दहला देने वाला है। अब यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। घटना के तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन और पुलिस का जो रवैया था, उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। कानूनी नियम और हकीकत के बीच का अंतर देखिए। प्रोटोकॉल कहता है कि घटना के तुरंत बाद पुलिस को बुलाया जाए और क्राइम सीन को तुरंत सील किया जाए, राइट? लेकिन असल में हुआ क्या? पुलिस को बुलाने में देरी की गई और 1 घंटे तक एक आम भीड़ को उस कमरे में घूमने दिया गया। अनसील्ड सबूतों के साथ घंटों तक खिलवाड़ होने दिया गया। ये कोई छोटी लापरवाही नहीं थी। और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात तो यह है कि अस्पताल ने परिवार के साथ कैसा सुलूक किया। नियम के मुताबिक परिवार को तुरंत सच्चाई बतानी चाहिए थी, पर उसके बजाय डॉक्टर विनीता के माता-पिता को अस्पताल बुलाकर बाहर 3 घंटे तक इंतजार करवाया गया। उन्हें शुरू में बताया गया कि यह खुदकुशी का मामला है। जब एक परिवार बाहर अपने बच्चे के लिए तड़प रहा था, तब अंदर शायद एक झूठी कहानी गाड़ी जा रही थी। लेकिन जब वो परिवार आखिरकार चौथे फ्लोर के उस सेमिनार रूम में दाखिल हुआ, तो सच्चाई उन झूठे दावों से बिल्कुल अलग थी। शव की हालत और चोटों के निशान साफ तौर पर एक बेरहमी से किए गए हमले का सबूत दे रहे थे। इन शारीरिक सबूतों ने खुदकुशी के उन शुरुआती दावों की पूरी तरह से हवा निकाल दी। सच वहां बिल्कुल सामने था, चाहे उससे दबाने की कितनी भी कोशिश क्यों न की गई हो। अब आते हैं इस कहानी के उस पहलू पर जिसने सबको सबसे ज्यादा हैरान किया, मुख्य आरोपी और अस्पताल की वो सिस्टम फेलियर्स जिसका उसने फायदा उठाया। सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं, सिविक वॉलंटियर। ये दरअसल एक आम नागरिक होता है जो पुलिस की छोटे-मोटे कामों में मदद करता है। लेकिन मुख्य आरोपी संजय रॉय ने इस टाइटल का फायदा उठाकर खुद को एक पुलिस अथॉरिटी के रूप में पेश किया और इसी झूठे रुतबे के दम पर भारी नशे में धुत होने के बावजूद वो अस्पताल की किसी भी सिक्योरिटी रोक-टोक के बिना अस्पताल में दाखिल हो गया। अगर आप इस शख्स की बैकग्राउंड डिटेल्स देखें तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो अपनी पत्नियों के खिलाफ घरेलू हिंसा करता था, शराब और हिंसा से भरे कंटेंट का आदी था और अस्पताल में लोगों को बेड और टेस्ट दिलवाने के नाम पर कमीशन वसूलता था। और सबसे डरावनी बात, उसे रात 3:30 बजे उसी फ्लोर के सीसीटीवी में देखा गया। ये साफ दर्शाता है कि वो वहां एक शिकार की तलाश में खुलेआम घूम रहा था। खैर, वह पकड़ा कैसे गया? एक छोटी सी चीज, एक ब्लूटूथ नेक बैंड जो क्राइम सीन पर गिरा हुआ मिला। ये डिवाइस सीधे तौर पर संजय रॉय के फोन से जुड़ा हुआ था। जैसे ही पुलिस ने इसे ऑन किया, इसने उसके फोन से कनेक्ट होकर पूरा केस खोल दिया। बस इसी एक डिजिटल सबूत की वजह से उसकी तुरंत गिरफ्तारी हुई और बाद में उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। लेकिन रुकिए, मामला यहां एक आदमी की गिरफ्तारी पर खत्म नहीं होता। असल में यहां से संस्थागत भ्रष्टाचार की एक बहुत गहरी और अंधेरी दुनिया सामने आना शुरू होती है। पोस्टमार्टम की इस अहम डिटेल पर ध्यान दीजिए। विक्टिम के शरीर पर 1 से ज्यादा लोगों के फिंगरप्रिंट्स पाए गए। अब आप ही सोचिए, इसका क्या मतलब हो सकता है?
इसने सीधे तौर पर इस बात की तरफ इशारा किया कि इस दरख्वास्त में एक से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। और जैसे ही ये खुलासा हुआ, पूरे शहर में गुस्से की आग भड़क उठी, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि असल मुजरिम अब भी बाहर है। और जब केस आगे बढ़ा तो उस वक्त के प्रिंसिपल संदीप घोष पर जो आरोप लगे वो किसी बुरे सपने जैसे हैं। मेडिकल एंट्रेंस में रिश्वत लेना, लाशों के ऑर्गन्स बेचना, कैंपस में इल्लीगल सेक्स रैकेट चलाना और यहां तक कि हैजर्डस मेडिकल वेस्ट को बेचना, इन आरोपों ने पूरे केस का नजरिया ही बदल दिया। अब ये सिर्फ एक अकेले अपराधी का मामला नहीं रहा था, ये एक पूरी तरह से करप्ट इंस्टीट्यूशन का कच्चा चिट्ठा बन गया था। और आपको पता है, ये सब शायद एक दिन में नहीं हुआ। अगर हम 2001 से 2020 तक का इतिहास देखें तो जिन भी विसल ब्लोअर्स ने इस अस्पताल की इन इल्लीगल गतिविधियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनका या तो अचानक ट्रांसफ़र कर दिया गया या फिर वो रहस्यमयी तरीके से मृत पाए गए। ये डिटेल इस बात का सबूत है कि वहाँ एक लंबे समय से एक प्रोटेक्टेड गैर कानूनी नेटवर्क पूरी ताकत के साथ चल रहा था। इस सब के बाद हम आते हैं इस घटना के सबसे चिलिंग हिस्से पर, सबूतों को मिटाने की वो सुनियोजित साजिश। जरा इस क्रम को ध्यान से देखिए। पहले पुलिस एक्शन में देरी और क्राइम सीन का नासील होना, फिर अचानक से घटना के कुछ ही दिनों बाद उस सेमिनार रूम के पास रेनोवेशन का काम शुरू करवा देना। मतलब आखिर क्राइम सीन को रेनोवेशन के नाम पर क्यों तोड़ा जाएगा? और उसके बाद 14 अगस्त को ट्रक्स में आई एक बड़ी भीड़ अस्पताल और क्राइम सीन पर हमला करती है और तबाही मचाती है। ये सब एक इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं लगता है ना? और प्रशासन की तेजी तो देखिए, सिर्फ 9 घंटे। घटना के बाद जब दबाव बढ़ा और प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपना इस्तीफा दिया, तो महज 9 घंटे के अंदर उन्हें एक दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया। ये अपने आप में चौंकाने वाला है कि सिस्टम कितनी तेजी से काम करता है जब किसी को प्रशासनिक सुरक्षा देनी हो। आज ये केस सीबीआई के हाथों में है। कुछ अहम गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं, लेकिन जिस पैमाने पर सबूतों को खुलेआम मिटाने की कोशिश की गई है, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल अब ये नहीं है कि क्या छुपाया जा रहा है। सवाल अब ये बन गया है कि आखिर किस ताकतवर व्यक्ति या किस बड़े इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क को इतनी बेशर्मी से बचाया जा रहा है। इस प्योर विश्लेषण को हम एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल के साथ यहां रोकते हैं। क्या इस बार भी सत्ता और पैसे का जोर एक मासूम जिंदगी और इंसाफ की इस पुकार को दबा देगा, या फिर ये सदमा फाइनली एक नए कानून और सच्ची जस्टिस की शुरुआत बनेगा? ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर हम सबको सीरियसली सोचना होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।